आज हम देखते हैं कि तीसरा सवाल हमने दो सवाल ऑलरेडी देख रखे थे। अच्छा, आपने ना इस स्टैंडर्ड के अंदर आपने रिक्वायरमेंट को आंखें खोल के पढ़ना है, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट सिनेरियोज हैं। ठीक है, मैं आपको एक बॉक्स के अंदर उसको बंद नहीं करना चाहता ताकि अपने आप को आप ब्रीफ ना कर लो, लेकिन यह है कि आपने रिक्वायरमेंट समझ के इस सवाल को हल करना है। सवाल अक्सर उसमें कुछ एडजस्टमेंट बहुत आसान होंगी और कुछ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होंगी, तो आपने अवेलेबल नॉलेज के साथ, अवेलेबल इंफॉर्मेशन के साथ खेलना है और सॉर्ट आउट करना है। सबसे पहले हमारे पास ये तीसरा सवाल आज का है पेस्ट्री को। ठीक है, पेस्ट्री को इसमें हमसे रिक्वायर क्या कर रहा है? एडजस्टमेंट ए में वो हमसे कह रहा है कि एडजस्ट द रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द डॉ कोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका मतलब ये है कि कुछ गलतियां की होंगी डॉ को के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, या कुछ एडजस्टमेंट्स होंगी जिनको मैंने सही करना है। टू अप्लाई द सेम अकाउंटिंग पॉलिसी एज कुक को। अच्छा, कुक को कोई और कंपनी होगी, उसके हिसाब से मैंने अकाउंटिंग पॉलिसी लगानी है। देखो, ये जो मैंने हाईलाइट की हुई है बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही इस पूरे सवाल का क्रक्स। सब ये, अगर ये बात समझ नहीं आती तो बड़ा कंफ्यूज जाता है कि करना क्या है। एंड रिकैलकुलेट डॉ कॉज रेशियोज प्रोवाइडेड इन द नोट 5। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो नोट 5 के अंदर कुछ रेशियोज गिवन है ऑलरेडी, आपने इनको रिकैलकुलेट करना है, सिंपल। उसके बाद हमारे पास नोट बी में हमारे पास कह रहा है कि बेस्ड ऑन दीज एडजस्टेड अकाउंटेंट रेशियोज, आपने अब जब उनको एडजस्ट कर लिया है, कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ टू कंपनीज, ये दोनों कंपनीज की परफॉर्मेंस को मैं जज करूंगा। Your answer should comment on the difficulties of making a purchase decision based on solely on extract of financial statement information provided in note 1 to 5। ये वो कह रहा है कि आपने फिर बताना है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन हमने नोट 1 to 5 में दी हुई है, इसके बावजूद आपको डिसीजन ऑफ परचेज के अंदर क्या क्या मसाइल आ सकते हैं, क्या क्या हर्डल्स आ सकती हैं, और क्या क्या आपके पास क्या कहते हैं लिमिटेशंस हैं जिसके ऊपर आप इसको मजीद जज नहीं कर सकते। ठीक है, तो वन बाय वन शुरू करते हैं। मैं अब इसको क्विक करने के लिए जो आसान चीज होगी उनको मैं क्विक करूंगा, ताकि मेरे साथ यहाँ पे सोल्यूशन जो इसका गिवन है पेस्ट्री का, उसमें मैं आपको क्विकली बताता जाऊं और कमेंट्स को मैं समराइज करके आपको बता दूंगा। सबसे पहले हम सवाल पढ़ते हैं। ठीक है, पेस्ट्री को कंसिडरिंग टू एक्विजिशन ऑफ सब्सिडी इन कैटरिंग इंडस्ट्री। ठीक हो गया। अच्छा, ये सब्सिडी को एक्वायर करने लगा है। टू कंपनीज हैव बीन आइडेंटिफाइड एज पोटेंशियल एक्विजिशंस। अच्छा, दो कंपनीज के सामने हैं जिसको ये एक्वायर कर सकता है। एक्सट्रैक्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कुको एंड डोको हैज बीन रिपोर्टेड बिलो। अच्छा, दोनों की स्टेटमेंट्स हमारे पास गिवन है, ये पीनल है, ये बैलेंस शीट है। ठीक हो गया। अच्छा, नोट्स हमारे पास, बोथ कंपनीज आर ओनर मैनेज। इसका मतलब ये है कि कुछ चलाने वाले ओनर्स हैं। Doveco operates from the expensive city center premises, selling to local businesses and to the public। मतलब इनकी दुकानें, Doveco इन शॉर्ट दुकानें हैं। ठीक है, ये ऑनलाइन काम नहीं करते। Cookco इज अ लार्ज होलसेलर। ठीक हो गया, ये इसकी कोई दुकानें नहीं है, ये होलसेलर है। सेलिंग टू द चेन ऑफ द कॉफी शॉप्स को डिलीवरी करता है। ठीक है, कैटरिंग की। Cookco operates from the number of low cost production facilities। इसके पास कोई लो कॉस्ट प्रोडक्शन फैसिलिटीज है जहां से ये बनाता है, और जो जितने भी शहर के अंदर कॉफी शॉप्स हैं उनको सप्लाई करता है। ठीक है, जबकि डोव को जो है वो लोकल बिजनेस है, उसकी अपनी दुकानें, और वहां पे दुकानों पे ये कस्टमर्स को सेल करता है। ये दोनों का डिफरेंस आ गया। इन्फॉर्मेशन जहां हमारी रेलेवेंट होगी हम इसको यूज करेंगे। हमारे पास नोट 2 है। ऑन 1 अक्टूबर 2006, मतलब हमारा साल का अगर इख्तिताम है 30 सितंबर 2007, तो मतलब हमारे साल के शुरू होने से पहले पहले दिन। ठीक है, डोव को रिसीव रिवैल्यूड इट्स प्रॉपर्टीज फॉर द फर्स्ट टाइम। पहले दफा ने रिवैल्यू की, रिजल्टिंग इन द गेन ऑफ 30 मिलियन। गुड हो गया। प्रॉपर्टी हैड द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 30 इयर्स एट 1 अक्टूबर 2006। Dovco does not make a transfer from the revaluation surplus in respect of excess depreciation, के जो रिवैल्यूएशन सरप्लस की वजह से डेप्रिसिएशन अजाफी आई थी, ठीक है, उसको इसने ट्रांसफर नहीं किया, इन शॉर्ट। अच्छा, कुक को यूजेस द कॉस्ट मॉडल फॉर द अकाउंट फॉर इट्स प्रॉपर्टीज, जबकि इसके मुकाबले में अगर डोव को रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहा है तो कुक को कॉस्ट मॉडल यूज कर रहा है। दो को एंड कुक को चार्ज ऑल डिप्रेशन एक्सपेंसेस टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये तो इनके अंदर सिमिलरिटी है। लेकिन जो कि हमारे अंदर हमारे पास जो पॉइंट ए है उसमें हमें कह रहा है कि हमने दो को भी कुक को के हिसाब से, अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से दोनों को सेम जो है उसकी अकाउंटिंग निकालनी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर कुक को कॉस्ट मॉडल इस्तेमाल कर रहा है तो मुझे डो को भी कॉस्ट मॉडल पे लाना पड़ेगा फ्रॉम देयर रिवैल्यूएशन मॉडल। तो एडजस्टमेंट्स होंगी। ठीक हो गया। अगली स्टेटमेंट, अगला नोट, कुक को चार्जेस द अमोर्टाइजेशन ऑफ रिसर्च एक्सपेंसेस टू द कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक हो गया, कुक को जो है अमोर्टाइजेशन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो कॉस्ट है उसको कॉस्ट ऑफ सेल में डालता है। वेयर स्टोर को चार्जेस द सेम कॉस्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब इसके मतलब हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस खर्चे को निकाल के कॉस्ट ऑफ सेल में लाना है। क्यों? क्योंकि कुक को उसको वहां फेंकता है। These costs amounted to 1.2 million for the Cook and 2.5 million for the Doco. Simple. Actually, the notes of the fine statement show the Cook paid the its director a total salaries of 1 lakh 10,000
डॉलर्स वेरियस डॉ को पेड इट्स डायरेक्टर टोटल सैलरीज ऑफ 5,60,000। ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए कॉमेंट्स में काम आएगी कि हम अपने डायरेक्टर्स को इतना पैसा क्यों दे रहे हैं एज ए डॉ को। देन हमारे पास वही पुरानी बात कि उसने हमें दोनों की साल के आखिर की क्या कहते हैं कि रेशियोज दे रखी हैं, जिसके अंदर जीपी मार्जिन है, ऑपरेटिंग मार्जिन है और रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड है। अच्छा, सबसे पहले हम एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एडजस्टमेंट के यहाँ पे दो ही कॉलम है कि जिसमें मुझे डो को की अकाउंटिंग पॉलिसी को कंसाइज करना है, कंसिस्टेंट करना है, कंपेरेबल करना है विद। सबसे पहले जो डो को इस्तेमाल कर रहा है क्या कहते हैं कि रिवैल्यूएशन मॉडल, उसको अगर मैं कॉस्ट मॉडल पे लाता हूं, तो सबसे पहले अगर मैं इसको वर्ड के ऊपर लिखूं, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, क्योंकि उसने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की बात की है वहां पे। उसके बाद नोट 3 के अंदर वो अगली चीज की बात कर रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। ठीक है। तो एक चीज तो ये है यहाँ पे कि अगर मैं सबसे पहले बात करूं पीएनएल की, ठीक है, यहाँ पे हमारे सवाल में दो चीजें गिवन है, एक पीएनएल गिवन है और दूसरा हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन गिवन है। तो अगर मैं एक रिवैल्यूएशन मॉडल से कॉस्ट मॉडल पे आता हूं तो दो चीजें हिट होंगी। ठीक है, एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हिट होगा, ठीक है, और दूसरा मेरे पास हिट होगा ये जो इसके रेलिवेंट कॉलम्स है। ठीक है, तो इन दोनों का एडजस्ट करेंगे, सॉरी ये ऑपरेटिंग वाला, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वाला। ठीक है, और दूसरा बैलेंस शीट के अंदर एक रिवैल्यूएशन सरप्लस वाला और रिटेन्ड अर्निंग वाला और प्रॉपर्टी वाला। तो इनको एडजस्ट करते हैं वन बाय वन और देखते हैं कि क्या हमारे पास एडजस्टेड पीएनएल एंड एसओएफपी निकलता है। सबसे पहले अगर मैं पीएनएल की बात करूं तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन मेरी रेलिवेंट है। इसका मतलब ये है कि अगर साल के दौरान 30 मिलियन का गेन आया और रिमेनिंग लाइफ 30 ईयर्स थी, तो इजाफी एडिशनल इस साल हमने 1 मिलियन की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की थी। ठीक है। अच्छा, अब ये कहां पे फेंकते हैं अपनी डेप्रिसिएशन को? दोनों अपनी डेप्रिसिएशन को ऑपरेटिंग एक्सपेंस में फेंकते हैं। इसका मतलब ये है कि मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से डेप्रिसिएशन को निकालना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। तो आंसर पे आ जाओ। पीएनएल के अंदर देखो 1 मिलियन की उसने डेप्रिसिएशन रिड्यूस की हुई है अपने उसमें से। ठीक है, ये 4.725 था, अब उसमें से 1,000 निकल गया। ठीक है। दूसरी हमारे पास बात आ जाती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। मैं इसको क्विक रखता हूँ, शॉर्ट रखता हूँ। 2.5 जो है इसने इसको रखा हुआ है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, जबकि कुक को रखता है कॉस्ट ऑफ सेल में। तो मुझे कॉस्ट ऑफ सेल में डालना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि मेरे कॉस्ट ऑफ सेल इन्फ्लेट हो जाएगा 2.5 से, 8.350 से ये हो जाएगा 10.850। ठीक है, जबकि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मेरे 2.5 से फिर लेस हो गए। तो इवेंचुअली मेरी इफेक्टिव रिजल्ट क्या निकलेगा कि मेरी कॉस्ट ऑफ सेल 2.5 से बढ़कर 10.85 हो जाएगी, जबकि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो मेरे सवाल में थे यहाँ पे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये डॉक होके 4.725, वो अब उसमें से 1,000 हमने निकाला डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के नाम का और 2.5 हमने यहां से फेंक के कॉस्ट ऑफ सेल में डाला, तो ये एडजस्ट होके हो गया 1.225। ठीक है, तो मेरे पास एडजस्टेड पीएनएल आ गया। सिंपल दो एंट्रीज होनी थी पीएनएल के अंदर। अब आ जाओ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास जो चीजें हिट होंगी, सबसे पहला प्रॉपर्टी हिट होगा। एक 30 मिलियन का गेन माइनस 1,000 की डेप्रिसिएशन। 30 मिलियन का गेन आया था, ठीक है, उससे मेरी प्रॉपर्टी बढ़ गई थी। ठीक है, प्लस मैंने उसमें से 1,000 की डेप्रिसिएशन लेस की थी। ठीक है, अब इसको रिवर्स कर रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने अब रिवैल्यूएशन मॉडल से कॉस्ट मॉडल जब फॉलो किया, तो मुझे गेन क्यों मैं रख रहा हूँ जो रिवैल्यूएशन की वजह से आ रहा है, तो उसको निकालना पड़ेगा। और जो डेप्रिसिएशन से मैंने अपनी प्रॉपर्टी को कम किया था 1,000 से बढ़ाना पड़ेगा। तो एडजस्ट होके प्रॉपर्टी की अब वैल्यू हो जाएगी 3.39.5 मिलियन। ठीक है, फिर हमारे पास अगली चीज रिवैल्यूएशन सरप्लस, जो हमने डॉ को अपनी किताबों में लिख रखा है। अब जब ये रिवैल्यूएशन सरप्लस से कॉस्ट मॉडल पे आएगा तो भाई ये क्या कर रहा है यहाँ पे, तो इसको भी निकाल दो। ये हमने ये निकाल दिया एडजस्ट करके, अब ये जीरो रह गई। ठीक है, और लास्ट पे हमारे पास जो हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम किया है, उसकी वजह से हमने हमारी प्रॉफिट बढ़ गया 1,000 से। 1,000 से डेप्रिसिएशन कम की, प्रॉफिट बढ़ गया, डेप्रिसिएशन कम की, प्रॉफिट बढ़ गया। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो रिटेन अर्निंग है वो 1,000 से बढ़कर 3.6 हो जाएगी। तो ये मैंने सिंपली, बजाय ऐसे कि लंबा प्रोसेस फॉलो करता और आपको उसमें जाता, सिंपली तीन चीजें हमने स्टेट करके अपनी जो पीएनएल है और जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है उसको हमने एडजस्ट कर दिया।
ठीक है। अब इस एडजस्टेड वैल्यूज के ऊपर मैंने रेशियोज कैलकुलेट करनी है। आसान था सवाल था ये वाला, इसके अंदर सिर्फ तीन ही आपने रेशियोज कैलकुलेट करनी है, इजाफी आपने कैलकुलेट नहीं करनी। जो आपसे सवाल रिक्वायर कर रहा है, जो आपकी इन्फॉर्मेशन गिवन है, सिर्फ आपने वो निकालनी। पहले कुक को तो हमने कुछ भी नहीं छेड़ा, बल्कि डो को कुक को के मुकाबले में लेके आए, तो कुक को की तो रेशियो सेम टू सेम आएंगी। अच्छा, यहाँ पे उसने डो को की ओरिजिनल दे दी जो सवाल में गिवन है, और फिर उसने न्यू जो हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके हिसाब से दोबारा जो है मैंने मैंने हमने जो रेशियोज है रिकैलकुलेट की। और ये रीस्टेटेड रेशियोज अब हम कंपेयर कर सकते हैं विद कुको। एक तरफ हमारे सामने है कुको की, और दूसरा हमारे पास है डोको की। अब हम कंपेयर कर सकते हैं दोनों एंटिटीज को, दोनों एक्विजिशंस को, और फिर फाइनलाइज कर सकते हैं कि किसको हम ले, कौन हमारे लिए बेनिफिशियल है। ठीक है। तो हमारे पास ये एडजस्टमेंट नंबर वन कंप्लीट होती है। इसके अंदर हमने पहले एडजस्टमेंट की और फिर हमने रिकैलकुलेट की डोको की रेशियोज को। ठीक हो गया। सिक्स नंबर आपके इस तरीके से आ गए। अब देखो, 6 नंबर के लिए इतनी आपकी तगोदो थी, उसके मुकाबले में 14 नंबर आपने सिर्फ और सिर्फ आपने बातें करनी है। ठीक है। अच्छा, बातों में क्या कह रहा है, अब आपने बातों को समझना है। हर तरफ एक ही तरह से आपने इसको नहीं नापना तोलना। हर बारी वो डिफरेंट तरीकों से बातें पूछ सकता है। सबसे पहले अगर मैं इसको पढ़ूं, जस्ट अ सेकेंड, तो मेरे पास है कि परफॉर्मेंस को कंपेयर करना, यानी प्रॉफिट्स को और रेवेन्यूज को ऑफ टू कंपनीज दोनों की। ओके हो गया। ठीक है। बेस्ड ऑन एडजस्टेड रेशियो, जो हमने न्यू रेशियोज कैलकुलेट किए डॉक होगी। योर आंसर शुड कमेंट ऑन डिफिकल्टीज मेकिंग परचेज। वही बात दोबारा के इनके बावजूद इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल है और क्या मसाइल हो सकते हैं। अब बजाय इसके कि मैं बिला वजह यहाँ पे लिखता फिरूं कि ये वजह है, ये रिव्यू है, वो कंपनी अच्छी है, वो कंपनी अच्छी है, नहीं, वो आपसे रिक्वायर ही नहीं कर रही है। आपसे कह रहा है, आउट ऑफ सिलेबस चीज पूछ रहा है कि अच्छा, ये जो इन्फॉर्मेशन तो हमें हमारे पास है पता, इसके अलावा क्या मसाइल हो सकते हैं कि जिस वजह हम हमें डाटा नहीं अवेलेबल, और उसकी वजह से कंपनी के लिए जज करना मुश्किल हो रहा है कि कंपनी कौन सी खरीदनी चाहिए। ठीक है। तो इसको मैं अगर समराइज करूं वर्ड के अंदर, बजाय इसके कि आपके जो किट है उसके अंदर एक लंबे लंबे पैराज हैं, ठीक है, आप इसको भी पढ़ सकते हो फॉर ग्रेटर नॉलेज। बट अगर इसको मैं समराइज करूं एक एक करके, तो सबसे पहले मैं परफॉर्मेंस को जज करता हूँ। ठीक है, इसमें भी मैं क्विक रहूंगा ताकि टाइम कम से कम मैं लूं। ठीक है। सबसे पहले ऑब्वियसली जब परफॉर्मेंस की बारी आएगी, तो सबसे पहले मैं जीपी मार्जिन को कंपेयर करूंगा। तो मैं ये रख लेता हूं यहाँ पे। ठीक है। अब हमने एडजस्टेड रीस्टेटेड रेशियो को पकड़ना है और इनको आपस में देखना है, और फिर अवेलेबल इंफॉर्मेशन से कंक्लूजन निकालना है कि इसकी क्या वजह हो सकती है। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है कि कुक को की है 32.3%, जबकि डो को की है 33.4%। इसका मतलब यह है कि डो को की जीपी मार्जिन ज्यादा है। ठीक है। तो आपने पहले तो ये बता देना है। अच्छा, अगर यहाँ पे ना आप बात लंबी करना चाहो ना, जिस तरीके से आपके आंसर के अंदर भी की गई है, वो ये है कि आप बिला वजह बताओ कि रीस्टेटमेंट से पहले डो को की बहुत ज्यादा थी। ठीक है। क्या कहते हैं, जीपी मार्जिन एज कम्पेयर टू कुक को, बट आफ्टर एडजस्टमेंट अब ये 33.4% हो गई है। ये आप इजाफी लाइन भी कर सकते हो। ठीक है। और इस तरीके से आप आगे हम देखें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है, पहले बहुत कम थे, 4% समथिंग कम थे, क्या कहते हैं, कुक को से, लेकिन आफ्टर एडजस्टमेंट ये 25.9 हो गए हैं, बढ़ गए हैं। ठीक है। और इस तरीके से रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका भी बता सकते हो कि पहले बहुत कम थे लेकिन अब तो काफी इनके अंदर सिग्निफिकेंट चेंज आ चुका है। ये बातें भी करके आप पॉइंट स्कोर कर सकते हो। और जितना आप इसको आप मैथमेटिकल लेके चलोगे, फिगर्स के अंदर ये बातें करोगे, उतना ही ये अट्रैक्टिव होगा फॉर एग्जामिनर, और आपके अच्छे नंबर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। अब अगर मैं इसके एनालिसिस पे आऊँ वन बाय वन। ठीक है। सबसे पहले मेरे पास जो ऑपरेटिंग मार्जिन के अंदर फर्क आ रहा है, वो ये देखो। अगर एक एक पॉइंट को मैं यहाँ से छेड़ूं, दो को की जो क्या कहते हैं डायरेक्टर्स हैं, वो 5.6 मिलियन सैलरी चार्ज कर रहे हैं, जबकि जो कुक को है उसके 1.1 मिलियन सैलरी चार्ज कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इनिशियली इसी वजह से दो को की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट थे वो कम थे, लेकिन ड्यू टू सम अदर फैक्टर्स अब उल्टा कुक को भी उसने पछाड़ दिया। तो एक एक करके अगर मैं पॉइंट्स यहाँ पे लिखता जाऊं परफॉर्मेंस के, आपने इसको ऐसे ही लिखना है एज इट इज। देखो कि नाउ आफ्टर रीस्टेटमेंट both entities GP margins are comparable
ठीक है, और साथ आपने परसेंटेज भी लिख देनी है। ये देखो, 32.3 और 33.4%, अब ये कंपेरेबल हैं। ठीक है, तकरीबन बराबर ही फर्क है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का आप ऐसे लिख दोगे, इन केस ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स मार्जिन, कुक को appears more efficient initially, but after restatement, डॉ को गॉट द लीड। और जितनी अच्छी इंग्लिश में आप ये लिखोगे उतना ही अट्रैक्टिव होगा। ठीक है। और कॉस्ट मैनेजमेंट में आप लिख सकते हो कि देखो, कॉस्ट मैनेजमेंट में क्योंकि रेवेन्यू के अंदर ये जो हमारे पास परफॉर्मेंस वाला जो हिस्सा होता है, इसके अंदर हमने कॉस्ट को भी कम से कम रखना होता है। अगर हम सेल ज्यादा ज्यादा करें तो कॉस्ट भी कम से कम हो। तो आप ये पॉइंट भी लिख सकते हो कि कुक को से मुकाबले में डॉ को की जो कॉस्ट मैनेजमेंट है वो बेहतर है। कॉस्ट मैनेजमेंट का पॉइंट भी डाल सकते हो। मैं इंश्योर लिखता हूँ, ऑफ डॉ को इज बेटर देन कुक को। ठीक है। और उसको जितना आप पैराग्राफ लिखोगे उतना और होगा। अच्छा, यहाँ पे आप तारीफ कर सकते हो कुक को की भी थोड़ी सी, कि एज कंपेयर टू, ये सारा मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, कुक को दो कोस डायरेक्टर्स आर चार्जिंग हायर सैलरीज। अभी कितने से आप जिसका डिफरेंस निकाल लोगे, 560 -110, ये तकरीबन हो जाएगा 450, विच इंडिकेट्स, इसकी जो भी रीजन हो सकती है पॉसिबल, वो कुक कोस डायरेक्टर्स आर टेकिंग लोअर सैलरीज टू बूस्ट इट्स प्रॉफिट्स, कि उसके डायरेक्टर्स अच्छे हैं और वो कम सैलरीज ले रहे हैं ताकि हमारी प्रॉफिट बढ़ती रहे। ठीक है, उसके मुकाबले में थोड़ी सी आप बुराई कर दो डॉको की, कि उसके डायरेक्टर ज्यादा फी चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, एज कम्पेयर टू कुक को। ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है क्या कहते हैं कि परफॉर्मेंस का। अब यहाँ पे चूंकि एक हमारे पास रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी है, इसकी भी कर लेते हैं। ठीक है, पहले अच्छा खासा इसमें फर्क आ गया। पहले डोको बहुत कम थी, अब उल्टा 43.1% हो गया है, तो इसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। इसको आपने वैसे ही शुरू करना है कि इनिशियली डोको's return on capital employed was less than Cookco by XYZ amount, whatever it is. I'm not going for calculation right now. और यहाँ पे आप बता सकते हो। ठीक है, बट नाउ इट जम्प्ड, अच्छी से इंग्लिश लिखनी है आपने, सिग्निफिकेंटली, और साथ ही ड्यू टू, सिग्निफिकेंटली माइट बी ड्यू टू। ठीक है। अब जो जो हमारे पास रीजन होती थी, हमने रेशियोज के उस चैप्टर में ही पढ़े थे जब मैंने आपको थ्योरी कराई थी, वो सारे आप तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका मतलब ये है कि जो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है उसमें रिटर्न ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि मोर इक्विटी शेयर, सॉरी, अगर मैंने ज्यादा दिखाना तो डिनोमिनेटर वाले फैक्टर्स मैंने कम दिखाने के, लेस शेयर्स वर इशूड, लेस डेट वाज obtained, मोर प्रॉफिट्स देन कुको। इस तरीके से आपका एनालिसिस कंप्लीट होता है, हर आपने मार्जिन को डिस्क्राइब कर दिया। अब ये वाली एक नई बात थी। ठीक है, जस्ट अ सेकंड, चार तो लगाएं।
लग ही जाएगा, लगा। ये ठीक नहीं है। वो पढ़ पीछे। जस्ट। अच्छा, अगर मैं कमेंट स्टार्ट करूं साथ साथ, देखो आपने ना यहाँ पे जजमेंट इस्तेमाल करनी है कि जो इन्फॉर्मेशन गिवन है इसके अलावा और क्या बातें हो सकती हैं, लिमिटेशंस या डिफिकल्टीज। आई थिंक वहां मुझे लगा। पहली बात, अब चूंकि मैं अपने डोको को भी कुक को के मॉडल पे ले आया हूँ, कॉस्ट मॉडल पे ले आया हूँ, इसका मतलब यह है कि कुक को मार्केट को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो अगर मैंने एक्वायर करना है तो वो तो अपनी किताबों में जो वैल्यूज लेके बैठे हैं मैं उनको ही देख सकता हूँ। अब मार्केट में सेट सेट की क्या वैल्यू है, उसकी आज फेयर वैल्यू क्या चल रही है, ठीक है, उसकी वैल्यू कम हो गई है, बढ़ गई है, वो मेरे पास, मैं उसको देख ही नहीं सकता, जबकि क्योंकि वो कुक को उसको लेके कॉस्ट मॉडल के ऊपर चल रहा है। तो ये आप पॉइंट लिख सकते हो कि लैक ऑफ मार्केट वैल्यू इनसाइट ऑफ कुक कोस्ट प्रॉपर्टी मेक्स एक्विजिशन कॉस्ट कंपैरिजन हार्ड। ठीक है। नेक्स्ट, और क्या बात हो सकती है? एक तो बड़ा ही एक बात सबके अंदर आ जाती है कि डिफरेंस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग पॉलिसीज डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है, ये सब में चल जाती है। और इसके अलावा और क्या बात हो सकती है कि नो डाटा फॉर बोथ कंपनीज एंटिटीज प्रायर ईयर आर गिवन। ठीक है, तो अगर मैं कंपनी लेने लगा हूं, वो इसी साल ही क्या पता कोई कंपनी बूस्ट कर गई हो, या इसी साल ही थोड़ी कंपनी का लेस प्रॉफिट आया हो, उसको जज करने का बेहतरीन तरीका होता है कि मैं ओवर द पीरियड कंपनी के परफॉर्मेंस को देखूं। लेकिन जब एक ही साल का डाटा गिवन होगा तो मेरे लिए थोड़ा जज करना मुश्किल हो जाएगा। और क्या बात हो सकती है? वी डोंट नो द रीजन वाई डोकोस डायरेक्टर्स आर ओवरली पेड। मैंने जज तो कर लिया है कि हाँ भाई, जो डोको है अपने डायरेक्टर को ज्यादा पैसे दे रहा है, कुको वाले डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, कम कम पैसे ले रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट उसकी वजह से ज्यादा हो रहा है। लेकिन मुझे रीजन नहीं पता कि क्या वजह हो सकती है उसके पीछे, क्या पता कोई बेसिक रीजन हो। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये मेरे लिए अनअवेलेबल है इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल कर देते हैं कि मैं जान सकूं कंपनी को कौन सी खरीदना चाहिए। बट जो भी मेरे पास अवेलेबल नॉलेज है, अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, उसकी बेस के ऊपर अगर मैं कंक्लूजन करूं, ठीक है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ये सिर्फ सवाल का पार्ट नहीं है, बट कंक्लूजन अगर करूं मैं, तो मैं कह सकता हूं, अलग अलग करके भी और एक जनरल बात भी कर सकता हूं, कि ऑल दो, एक एक पॉइंट को आप बता सकते हो कि ऑल दो ऑन ओरिजिनल डाटा कुको वाज लीडिंग, बट ड्यू टू रीस्टेटमेंट नाउ डोको हैज बेटर परफॉर्मेंस, better ratios as compared to Coco, so it is better to invest in Doco as compared to Coco, but should be analyzed why directors are being overpaid.
ठीक है, तो इस तरीके से आप समराइज भी करके बता सकते हो। तो ये आपके ऐसे सवाल होंगे, ठीक है, इसके अंदर आपकी कंसोलिडेशन का टच भी होगा, एक्विजिशन का टच भी होगा, IFRS 5 का अगला सवाल करते हैं उसका भी टच होगा, और इस तरीके से आपने चीजों को समझना है। ठीक है, एडजस्टमेंट्स करनी है, रेशियो समझने हैं, और उसके ऊपर एनालिसिस आपको आना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपने रीजंस, आपने रिक्वायरमेंट्स पढ़नी है कि उसके अंदर आपसे क्या रिक्वायर कर रहा है। कोई रीजन रिक्वायर कर रहा है, कोई आपसे क्या कहते हैं लिमिटेशन रिक्वायर कर रहा है, कोई कमेंट्स रिक्वायर कर रहा है, कोई एनालिसिस रिक्वायर कर रहा है, तो आपने अकॉर्डिंगली आपने जवाब देना है। ठीक है, इसके एग्जाम कमेंट में भी वो यही बात कर रहा है बेचारा, कि बच्चों को ये समझ ही नहीं आती कि हम उनसे रिक्वायर क्या कर रहे हैं। तो ये सारी बातें आप जब जब तक आप समझोगे नहीं, आप इसको नहीं कर सकते। और ये बातें आपने ऑडिट की तरह खुद से करनी है। ठीक है, आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए सब बातों का, और आप उसके थ्रू ये कर सकते हो। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन यहाँ पे कंक्लूड होता है।